अब एक राजनीति से अलग हट करके, जिसका डायरेक्ट संबंध तो राजनीति से नहीं है, लेकिन राजनीति इसको प्रभावित करती है। तो ये संदर्भ है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का जो सिलेबस है और उसमें जो स्टूडेंट पास करते हैं उनके बारे में। कुछ दिन पहले सुदर्शन न्यूज़ ने एक कार्यक्रम किया था और वो एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट में ने उस कार्यक्रम को रोक दिया था। कार्यक्रम का शीर्षक थोड़ा सा सुनने में लोगों को भड़काने वाला लगा। शीर्षक था यूपीएससी जिहाद। तो स्वाभाविक है कि कुछ लोगों को जिहाद शब्द से आपत्ति होती है, लेकिन रियलिटी क्या है आप इसको समझ लीजिए। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आईएएस, आईपीएस, आईआरएस जैसे जो पद हैं उस पर नियुक्ति करने के लिए एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है और ये हिंदुस्तान के टॉप मोस्ट एग्जामिनेशन में है। हर स्टूडेंट का एक ख्वाहिश रहती है इस एग्जामिनेशन को पास करना, और इसके लिए लगभग प्रत्येक विद्यार्थी कुछ न कुछ अपना ये किया रहता है। सब कोई सफल नहीं हो पाते हैं, वो अपने जगह ठीक है, लेकिन अब इसी पर प्रश्न उठता है कि ये यूपीएससी जिहाद क्यों कहा गया और यूपीएससी में एक्चुअली चल क्या रहा है। तो दो चीजें काफी विजिबल है जिसे हमको लगता है कि हमें डिस्कस करनी चाहिए आज के संदर्भ में, क्योंकि जिसे हम कल्चरल रिवॉल्यूशन कहते हैं। बहुत सारे लोग हैं भारत में जो 2014 के बाद जो बीजेपी की गवर्नमेंट आई और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, तो उस घटना को कल्चरल रिवॉल्यूशन, सांस्कृतिक क्रांति के रूप में देखा जाता है, क्योंकि उसके पहले की जो भी सरकार रही है वो आंशिक रूप से मुस्लिम तुष्टीकरण के, मुस्लिम राष्ट्र के रूप में रही है और मुस्लिम तुष्टीकरण की पॉलिसी को फॉलो करती रही। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हमें मिल जाते हैं। अब यूपीएससी की जब बात आती है तो प्रॉब्लम क्या है कि देखिए, सरकार बदल गई, सुनने में आता है कि बहुत सारे सिलेबस भी बदल गए, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है और जो किताबें पढ़ के विद्यार्थी यूपीएससी में आईएएस आईपीएस बनते हैं, और यही आईएएस आईपीएस कल होकर के देश के पॉलिसी मेकर बनेंगे। आपको हमें लगता है कि ये नेता पॉलिसी बनाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई नेता पॉलिसी नहीं बनाता है। नेता बनाने वाले नौकरशाह ही है, ब्यूरोक्रेसी ही है। ब्यूरोक्रेसी पॉलिसी बनाती है। उस पॉलिसी में इतना ही फर्क है कि वो जो पार्टी गवर्नमेंट में होती है उसके प्रिंसिपल के अनुसार पॉलिसी बन जाती है, लेकिन पॉलिसी का जो माइन्यूटली जो ये उसका तैयार होता है वो नौकरशाही करती है। अब नौकरशाह कैसे बनते हैं उस पर डिपेंड करता है कि आपका जो नीति निर्माण होगा वो कैसे होगा। क्योंकि याद कीजिए, ये जो हमें लगता है कि शिंदे या चिदम्बरम ने हिंदू टेररिज्म या भगवा आतंकवाद का जो टर्म क्वाइन किया वो उनके मुंह से सुना गया, लेकिन एक्चुअली इसको क्वाइन करने वाले, इस शब्द को गढ़ने वाले कोई नौकरशाह ही थे। ब्यूरोक्रेसी ही, ये सारे दिमाग जो होता है ना, नेताओं का दिमाग ब्यूरोक्रेट्स ही होते हैं। अब ये ब्यूरोक्रेट्स जैसा बनेंगे, जिस विचारधारा से आएंगे वैसी ही नीतियां बनाएंगे। तो एक चीज तो अभी है कि कुछ जो ये भाषा, लैंग्वेज का जो यूपीएससी में दिया गया उसमें बहुत सारे लैंग्वेज हैं, जिसमें नेशनल भी हैं, ये जो प्रोविंशियल लैंग्वेजेस हैं उस सब में एग्जाम देना मिलता है। उसमें उर्दू भी एक लैंग्वेज है। अब एक चीज समझ लीजिए, एकमात्र उर्दू ऐसी लैंग्वेज है जो किसी एक रिलीजन की लैंग्वेज है। बाकी सारे लैंग्वेज जो हैं वो किसी एक ज्योग्राफी को दिखाते हैं। जैसे अगर हम तमिल को भी मानते हैं तो तमिल तमिलनाडु की भाषा है, तेलुगु आंध्र प्रदेश की भाषा है, कन्नड़ कर्नाटका की भाषा है, मलयालम केरला की भाषा है। अब केरला में रहने वाले हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, जो भी हो, सबकी भाषा मलयालम है। कर्नाटका में रहने वाले हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख, जो भी धर्म का फॉलो करने वाला हो, सबकी भाषा कन्नड़ है।
तो कन्नड़ का एग्जामिनेशन का भी ये माध्यम होना, वो किसी एक धर्म के को ये नहीं करता है, कोरिलेट नहीं करता है। लेकिन उर्दू एक ऐसा लैंग्वेज है जो एक धर्म के साथ जुड़ा हुआ है। आप माने या नहीं माने, मुझे नहीं लगता कि हाँ कभी वो जमाना था जब प्रेमचंद जैसे हिंदी के साहित्यकार भी मदरसों में पढ़ा करते थे। लेकिन आज के समय में रियलिटी यही है कि कोई भी हिंदू बच्चा मदरसा पढ़ने नहीं जाता है। 1% का एक भी बच्चा नहीं जाता। मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आज के समय में कोई भी एक बच्चा भी मदरसा में उर्दू पढ़ने नहीं जाता। अब अगर कोई शौक से उर्दू सीख ले तो अलग बात है। होता क्या है कि उर्दू पढ़ करके और उर्दू माध्यम से जो स्टूडेंट अपीयर होते हैं तो उनका भाषा भी उर्दू, रिलीजन भी मुस्लिम, कॉपी चेक करने वाले भी मुस्लिम, इंटरव्यू लेने वाले भी मुस्लिम। इंटरव्यू लेने वाले तो नहीं के, क्योंकि इंटरव्यू में तो और भी होते हैं, लेकिन जो मेंस का जो पेपर चेक होता है वो उर्दू में अगर कर दिया गया, माध्यम उर्दू रहा, तो स्वाभाविक चेक करने वाले भी एक ही संप्रदाय के लोग होंगे और वैसी स्थिति में पक्षपात नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि ये एक कम्युनिटी का जो उसमें एक अधिकार रहता है, स्वाभाविक रूप से उसमें कुछ ना कुछ पक्षपात करने की गुंजाइश रहती है। क्योंकि जो बाकी जो पैनलिस्ट होते हैं, जो इंटरव्यूअर होते हैं, उन्हें तो ये पता भी नहीं होगा कि उर्दू में क्या लिखा हुआ है, और लिखने वाला राइट लिखा है कि रॉन्ग लिखा है। तो इसी चीज को उर्दू जिहाद, यूपीएससी जिहाद के नाम से सुदर्शन न्यूज ने चलाया था और उसका विरोध बहुत सारे जो सेकुलर जो हमेशा करते हैं उन्होंने किया भी। अब एक नया कॉन्सेप्ट है, उधर किसी का ध्यान नहीं जाता है कि जितने भी यूपीएससी के लिए तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं वो जो किताबें पढ़ते हैं वो सारे कम्युनिस्ट राइटर्स, जो लेफ्टिस्ट राइटर हैं, उन्हीं की किताबें पढ़ते हैं। और वो किताबों में खोज कहीं भी नहीं है, कहीं भी डिस्कवरी नहीं है। उसमें ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई नया सिद्धांत दे दिया हो। उन्होंने किया क्या है कि अंग्रेजों का लिखा हुआ जो इतिहास था उसको ही हिंदी में या इंग्लिश में अपने लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दिया है। अब एक सिंपल एग्जांपल आपको बताते हैं, कुछ नाम सुन लीजिए। रोमिला थापर, कंप्लीट बकवास है इनकी हिस्ट्री, लेकिन कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा यूपीएससी का तैयारी करने वाला जो रोमिला थापर किताब नहीं पढ़ता हो। रामचंद्र गुहा, कंप्लीट विवादित व्यक्तित्व, घोर लेफ्टिस्ट। अब ऐसे ऐसे राइटर्स की किताबें पढ़ करके जेएनयू जैसे यूनिवर्सिटी से निकले हुए छात्र, जामिया मिलिया से निकले हुए छात्र कल होकर के कैसे पॉलिसी बनाएंगे आप सोच सकते हैं। क्योंकि ये वो स्कॉलर हैं, ये वो स्टूडेंट होंगे जो आज भी मानते हैं कि आदमी का जो विकास हुआ है, ह्यूमन बीइंग का जो विकास हुआ है, वो बंदरों से हुआ है। जबकि मैं बार बार कहता हूं, मेरा अपना सोच क्या है कि हाँ, अंग्रेजों के बाप दादे बंदरों के औलादे होंगे, लेकिन हम तो नहीं है। सनातनी जो है वो सनातन संस्कृति में क्लियर लिखा गया है कि हाँ कहाँ से उत्पत्ति हुई है। आयुर्वेद कहाँ से आया, वेद कहाँ से आया, यजुर्वेद कहाँ से आया, सामवेद कहाँ से आया, जीवन शैली जीने के तरीके सारे डेवलप कैसे हुए, ये उनकी संस्कृति में नहीं है। तो वो मानते हैं कि हाँ डार्विन ने कह दिया कि हाँ भाई बंदरों से उसका विकास हुआ तो हो गया। अब वो यहाँ एक थ्योरी कर दिए, आर्यन की सभ्यता, द्रविडियन की सभ्यता। जबकि हमारी जो संस्कृति है उस समय हम क्या पढ़ते हैं कि रामायण काल में राम जी गए तो कहाँ गए, साउथ में गए, श्रीलंका में गए, सीता का हरण करके रावण ले गया तो श्रीलंका ले गया। तो रावण भी हिंदू सनातन संस्कृति का ही आदमी था, वो भी उसका विद्वान था, संस्कृत का विद्वान था, शंकर की पूजा करने, शंकर को मानने वाला था। अब उस समय साउथ इंडिया में रहने वाले लोग भी शंकर को मानते थे,
राम गए वहां पर, आज भी राम सेतु बना हुआ है। राम सेतु किस लिए बना? सीता को छुड़ाने के लिए, रावण से युद्ध करना था और जाने के लिए रास्ते नहीं थे, तो उसके लिए क्या बना? राम सेतु बना। अब सोचिए, एक हिंदुओं पर अत्याचार करके, हिंदुओं का शोषण करके, फ्री में बधुआ मजदूरी करा करके ताजमहल बनाता है, फ्री का संगमरमर लाता है, भारत का संगमरमर, भारत के मजदूर बिना पैसे के काम करते हैं, और नाम किसका होता है? शाहजहां ने ताजमहल बनाया, और उससे मोहब्बत का प्रतीक बना दिया जाता है। तो सोचिए, जो चौथी बीवी थी उसके नाम पर जो ताजमहल बनता है वो प्रेम का प्रतीक हो गया। और जिस सीता को छुड़ाने के लिए भगवान राम ने समुद्र पर पुल बना दिया, उसकी चर्चा कोई नहीं करता। समुद्र पर पुल बन गया, वो प्रेम का प्रतीक नहीं है, लेकिन ताजमहल प्रेम का प्रतीक है। अब ये चीजें अभी किसी भी यूपीएससी में या किसी भी हिंदुस्तान के किसी सिलेबस में हमें नहीं लगता है कि ये पढ़ाया जाता है इस दृष्टि से कि जो राम सेतु बना वो एक साइंस के लिए तो अजूबा चीज है, लेकिन सोचिए बना क्यों बना, क्यों बनाया गया? इसलिए कि भगवान राम को अपनी पत्नी सीता को रावण के चंगुल से मुक्त कराना था, उसके लिए रावण से युद्ध करना था, और उसके लिए उन्होंने समुद्र पर पुल बना दिया। वैसे बहुत सारी घटनाएं हैं। तो जब भारतीय संस्कृति की पढ़ाई होगी, जो भारतीय संस्कृति से प्रेम करने वाला, भारतीय संस्कृति को जानने वाला, भारतीय संस्कृति में विश्वास करने वाला विद्यार्थी जब आगे निकलेगा, तो वो जो पॉलिसी बनाएगा उसकी पॉलिसी भी भारत केंद्रित होगी। अब ये जो कम्युनिस्ट लेफ्टिस्ट विचारधारा की किताबें पढ़ के जो आते हैं, उनकी विचारधारा क्या होगी? अब सोचिए। अभी एक सिंपल एग्जांपल आपको बता देते हैं कि नेपाल एक छोटा सा देश है, लेकिन नेपाल के साथ भारत ने जो किया, मोदी जैसे गवर्नमेंट के रहते हुए नाकाबंदी करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इनका नेपाल का एक आंतरिक मामला था, वो यहाँ का जो तराई में रहने वाले मधेसी समुदाय और नेपाल के सरकार के बीच कुछ डिमांड थी, तो ये लोग आपस में अपना आंतरिक मामला खुद उसको सॉल्व करते। भारत में भी बहुत सारा इंटरनल प्रॉब्लम है, कोई विदेशी तो आके सॉल्व करता नहीं है, और करना चाहेगा तो हमें अच्छा भी नहीं लगेगा। फिर हम कौन होते हैं दूसरे देशों में इंटरफेयर करने वाले? लेकिन इन्हीं ऐसे ही ब्यूरोक्रेट्स ने गलत जानकारी दे करके, नरेंद्र मोदी जैसा आदमी प्रधानमंत्री है, फिर भी नेपाल जैसे देश का जो आपका सबसे निकट पड़ोसी है, जिसके साथ आपकी ही भाषा में रोटी बेटी का संबंध है, उसको ब्लॉकेट कर दिया जाता है, नाकाबंदी कर दी जाती है। नाकाबंदी करने से घाटा किसको होता है? क्या प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को नाकाबंदी से कोई असर होता है? नाकाबंदी का असर वहां की जनता पर पड़ता है। वहां की जनता को पेट्रोल नहीं मिलता है, वहां की जनता को गैस नहीं मिलता है, खाने का सामान नहीं मिलता है, मिलता भी है तो महंगे दामों पर मिलता है। तो ऐसी पॉलिसी क्यों बनाई जाती है? कौन बनाते हैं? स्वाभाविक रूप से ये ब्यूरोक्रेट्स बनाते हैं। तो ब्यूरोक्रेट्स जब वामपंथी किताबें पढ़ के आएंगे, जब ये उर्दू लैंग्वेज पढ़ के आएंगे, और उनकी विचारधारा वही रहेगी, स्वाभाविक धार्मिक ये चढ़ा हुआ रहेगा उन पर एक विचारधारा रहेगी, वो कम्युनिस्ट की एक उनके अपना संप्रदाय की। वैसी स्थिति में जो ट्रेंड दिख रहा है, जितना तेजी से इनका विकास, आप रिजल्ट देख लीजिए और रिजल्ट का एक बार एनालिसिस कर लीजिए। मैक्सिमम स्टूडेंट जो है उनकी विचारधारा कहीं न कहीं या तो लेफ्टिस्ट है, नहीं तो एक संप्रदाय विशेष से। ये हमारे जो पत्रकार हैं उसको ये एनालाइज कैसे करते हैं कि मुसलमानों का प्रतिनिधित्व बढ़ा, जम्मू कश्मीर से भी ये चुन के आया, लेकिन आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर से जो चुन के आते हैं, जो सेलेक्ट होते हैं, उनकी भी विचारधारा 2-3 साल में क्या हो जाती है, या वो कितने दिन तक सही में राष्ट्र सेवा में अपना योगदान देते हैं।
अभी जब इस साल का मैंने रिजल्ट एनालाइज किया तो मुझे लगा कि बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जहां से वो निकले हैं, उनका रूट देखिएगा तो शंका करने के लिए बहुत सारी जगह मिल जाएगी। इसलिए अब उसको अगर अभी किसी प्रमाण के कुछ बोला जाए तो अच्छा नहीं होगा, लेकिन सिंपल ये चीज है कि हाँ, ये जब तक आप सिलेबस को चेंज नहीं करेंगे, जब तक आप अकबर को महान बताते रहेंगे, जब तक आप औरंगजेब को वली बोलते रहेंगे, अब सोचिए औरंगजेब जैसा हत्यारा टीपू सुल्तान की जयंती मनाते रहेंगे, जब तक डार्विन का सिद्धांत पढ़ाते रहेंगे, तब तक कम से कम सनातनी संस्कृति में विश्वास करने वाला नौकरशाह नहीं जन्म लेगा। ये मेरा निश्चित मत है। आप इसे माने नहीं माने, आपकी इच्छा।